चलो जी, स्वागत है आप सबका टू दिस क्यूट मस्ती मस्ती वाली रिवीजन ऑफ SA 210। 210 की इस रिवीजन में आप सबका स्वागत है। सर SA 210 किसकी बात करता है? ये कहता है कि जब भी एक ऑडिटर कंपनी के लिए ऑडिट करेगा, जब भी एक ऑडिटर किसी क्लाइंट के लिए ऑडिट वगैरह करेगा, तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। कहीं ना कहीं एक एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें ऑडिटर वगैरह लिखेगा कि भाई मैं क्या क्या सर्विसेज देने वाला हूं और जो क्लाइंट है वो भी उसको क्या क्या असिस्टेंस देगा। तो इसी के ऊपर ये स्टैंडर्ड बनाया हुआ है SA 210 जो बात करता है किसकी? एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। कहीं ना कहीं जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है ऑडिट एंगेजमेंट की, हम इसको एक एग्रीमेंट में रिकॉर्ड करके चलेंगे। तो ये कहता है जब भी एज अ ऑडिटर आप किसी भी क्लाइंट को एक्सेप्ट करते हो, यानी आप पहली बार उसका ऑडिट कर रहे हो या फिर उसको कंटिन्यू करते हो, कंटिन्यू मतलब पहले भी आपने ऑडिट कर रखा है, पिछले साल भी आप ऑडिटर थे, तो या तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो या कंटिन्यू कर रहे हो ऑडिट, तभी करना जब बेसिस अपॉन विच इट इज परफॉर्म्ड इज एग्रीड। अब सर सवाल उठता है बेसिस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बेसिस? तो बेसिस का मतलब है दो चीजें होनी चाहिए। क्या? एक तो प्री कंडीशन शुड बी प्रेजेंट, दूसरा ये कहता है देयर शुड बी अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। अब कॉमन अंडरस्टैंडिंग तो सिंपल सी बात है, जैसा ऑडिटर सोच रहा है वैसे मैनेजमेंट भी सोच रहा है, दोनों सेम लाइंस पे है। बट सवाल उठता है सर प्री कंडीशंस क्या है? प्री कंडीशंस का मतलब है हमारी शर्तें। पहले आप हमारी ये शर्तें मानो तभी हम ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे। तो सर ये प्री कंडीशंस क्या है? दो प्री कंडीशन है मेनली। दिस इज अ 5 स्टार टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहली प्री कंडीशन तो ये कहती है कि भाई ऑडिट करने के लिए क्या चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले क्या आएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए FRF। तो जिस FRF से मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है दैट शुड बी एक्सेप्टेबल। तो ऐसे ध्यान रखना, प्री मतलब पहले, तो ऑडिट से पहले क्या आया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले आया FRF। तो जो FRF है वो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है सर। दूसरी चीज ये कहता है कि जो मैनेजमेंट है ना उसके साथ आपने एग्रीमेंट करना है। यू हैव टू डू अ एग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट कि वो मानती है और वो समझती है। वो मानती है और वो समझती है। सर क्या मानती है क्या समझती है? दैट इट एक्नॉलेजेस एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपल है कि उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं जिसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो। दैट इज PPFS एज पर द एप्लीकेबल FRF, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल FRF। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो ड्यू टू फ्रॉड और एरर, इसके लिए लोग क्या लगाते हैं? इंटरनल कंट्रोल। ये चीज हमने चैप्टर 1 में सीखी थी। तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं इंटरनल कंट्रोल नेसेसरी टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। अब जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनके तैयार, किसकी एंट्री होगी? अब सर ऑडिटर की एंट्री होगी। और जो ऑडिटर है इसको क्या चाहिए? सर इसको चाहिए 3 चीजें। सबसे पहली चीज इसको चाहिए एक्सेस टू ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज रेलिवेंट टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस हो गया, लेजर हो गए, जर्नल एंट्री हो गया, इनवॉइसेस हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, जितनी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए लगी है सारी इंफॉर्मेशन इसको चाहिए। अब ये बेचारा कहता है हो सकता है ये इंफॉर्मेशन मांगते वक्त मेरे से कुछ छूट जाए, तो क्या ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग सकता है? हाँ सर, हम भी जब बुफे में खाना खाने जाते हैं प्लेट भर लेते हैं, और अगर सपोज मान लो मैंने राजमा चावल भर लिए बट चाउमीन मंचूरियन रह गया तो मैं एडिशनली वो भी डाल लेता हूं। तो यही बात ये कह रहा है कि अगर ऑडिटर को लगता है कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी चाहिए तो ये भी ये मांग सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आखिरी में कहता है ये सब तो बातें हो गई डॉक्यूमेंट्स की, क्या ये लोगो से भी इंफॉर्मेशन ले सकता है? ले सकता है। ही शुड बी गिवन अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्संस विद इन द एंटिटी टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस। फॉर एग्जांपल कोई सेल्स की ट्रांजैक्शन चेक करो और इसको लगता है सेल्स के बारे में मुझे किसी बंदे से जानना है, तो ठीक है सेल्स मैनेजर से जाकर आप इंक्वायरी कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस पूरे के पूरे टॉपिक को अपन अगर ध्यान से देखें तो सबसे पहले सर हमने क्या सीखा? SA 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? यहां पे बेसिस एग्री होना चाहिए। बेसिस में आती है दो चीजें, सारे बच्चे बोलो क्या? प्री कंडीशन शुड बी प्रेजेंट एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑडिटर, मैनेजमेंट एंड TCWG। अब मेन चीज जो इसमें आती है वो है प्री कंडीशंस। इसके ऊपर हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक दे रखा है। अब प्री कंडीशंस में आपने सबसे पहले क्या देखना है? पहले क्या आया? ऑडिट से पहले क्या आया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले क्या आया? FRF। तो जो आपका FRF है दैट इज एक्सेप्टेबल। साथ ही साथ हम मैनेजमेंट से क्या करेंगे? एग्रीमेंट करेंगे कि मैनेजमेंट एक्नॉलेज कर रही है, अंडरस्टैंड कर रही है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? PPFS एज पर एप्लीकेबल FRF, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल FRF। फिर इंटरनल कंट्रोल, ताकि जो प्रिपरेशन हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की दैट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और ड्यू टू एरर। एंड जब ऑडिटर की एंट्री होगी तो उसको क्या चाहिए? तीनों कीवर्ड साथ में बोलेंगे सारे बच्चे।
आउ सर, आउ का मतलब क्या था? आउ का मतलब है ए फॉर एक्सेस टू ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है सर। उसके बाद ए फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन विच द ऑडिटर में रिक्वायर, एंड यू का मतलब था अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, कोई मैनेजमेंट इस पर रोक टोक नहीं लगाएगी, टू द पर्सन्स विद इन द एंटिटी जिससे भी ऑडिटर को लगता है नेसेसरी टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस। क्या ये प्री कंडीशंस वाला पूरा का पूरा केस क्लियर है? क्लियर है सर। अब सर जब हम प्री कंडीशंस पढ़ रहे थे तो प्री कंडीशन के ऊपर शुभम सर ने आपको एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कराया था आरटीपी मई 24 का। इस क्वेश्चन में सर क्या था? बड़ा सिंपल था, दो प्राणी है इस क्वेश्चन में, CAX और कंपनी का नाम है TDK इंडस्ट्री। अब जो CAX है वो कहता है ऑडिट स्टार्ट करने से पहले मुझे मैनेजमेंट से एग्रीमेंट चाहिए। उस एग्रीमेंट में ये होना चाहिए कि एंटिटी के पास प्रोसेस है, इंटरनल कंट्रोल है, ये इंश्योर करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। मैनेजमेंट कहता है हट बुड़बक, हम तेरे को ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं देंगे। तो एक बात बताओ, क्या एज अ CAX जब एग्रीमेंट नहीं है तो क्या आपको लगता है X का एग्रीमेंट मांगना सही था? हाँ सर, X का एग्रीमेंट मांगना सही था, मैनेजमेंट गलत है। तो हुज व्यू इज प्रॉपर? ऑडिटर जो X है उसका व्यू प्रॉपर है। क्या रीजन है उसका व्यू प्रॉपर है? सर सिंपल सी बात है, हमने प्री कंडीशंस वाला टॉपिक पढ़ा है, उससे पहले बेसिस वाला टॉपिक पढ़ा है। तो सबसे पहले आप इस आंसर में अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ ऐसे 210 लिखोगे, फिर आप प्री कंडीशन में वो जो स्पेसिफिक कंडीशन थी ना एग्रीमेंट वाली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, इंटरनल कंट्रोल लगाना, हाँ वो वाली बात आप यहां पे थ्योरी में लिख के चलोगे। फिर आपने कुछ नहीं करना, फैक्ट्स ऑफ द केस लिखने हैं कि ऑडिटर एग्रीमेंट मांग रहा है, मैनेजमेंट एग्रीमेंट नहीं दे रही, इसको समराइज करके क्वेश्चन से कॉपी कर लेना। एंड कंक्लूजन में क्या लिखना है? हुज व्यू इज प्रॉपर? ऑडिटर X व्यू इज प्रॉपर। क्या रीजन है? वो रीजन आपने ऑलरेडी थ्योरी में लिख दिए। आखिरी में कहता है कि अगर प्री कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है, अगर एग्रीमेंट नहीं है, तो क्या आपको ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए? आंसर इज नो। हम ये चीज पढ़ते हैं कि जब भी प्री कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है हम मैटर को डिस्कस करेंगे, एंड अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन वी विल नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट एंगेजमेंट। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है सर। अब इसके बाद चलो नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है सर? नेक्स्ट टॉपिक आपसे बात करता है कंटेंट ऑफ इंगेजमेंट लेटर। अब इंगेजमेंट लेटर क्या था सर? ये वो एग्रीमेंट है, ये वही एग्रीमेंट है जो ऑडिटर क्लाइंट के साथ एंटर कर रहा है। तो इसका नाम है कि जो भी एग्री टर्म्स हैं दे शुड बी रिकॉर्डेड इन अ एंगेजमेंट लेटर। जो भी एग्री टर्म्स हैं दे शुड बी रिकॉर्डेड इन एंगेजमेंट लेटर और अदर रिटन एग्रीमेंट। तो हो सकता है ऐसे आपसे डेफिनेशन पूछ ले, इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी है क्वेश्चन बैंक पे कि व्हाट इज एंगेजमेंट लेटर, तो बोलना जो भी रिटर्न टर्म्स है, जो भी एग्री टर्म्स है, दे शुड बी रिकॉर्डेड इन एंगेजमेंट लेटर और अ रिटन एग्रीमेंट। अब ये देता कौन किसको है? तो मुझे बताओ, सपोज मैं एयरटेल की सर्विस लेता हूं, एयरटेल का नेट लगवाया, तो एग्रीमेंट मैं एयरटेल को दूंगा या एयरटेल मेरे को देगा? सर एयरटेल आपको देगा। तो हमेशा सर्विस प्रोवाइडर सर्विस रेसिपिएंट को देता है। तो हु सेंड्स द एंगेजमेंट लेटर टू हुम? एंगेजमेंट लेटर इज ऑलवेज सेंट बाय द ऑडिटर टू द क्लाइंट। बड़ा सिंपल है सर। अब इसके कंटेंट में क्या है? 5 चीजें आती है। सबसे बेसिक चीज ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, वो आ गया। उसके अलावा 2 पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना एज पर एप्लीकेबल FRF। अब एप्लीकेबल FRF क्या होना चाहिए? ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ढूंढना। सो इसी से हमने कनेक्ट कर दिया 4th पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ AFRF टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इजी सर। अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट बनाना। तो क्या इसको अपनी रिपोर्ट का जो एक्सपेक्टेड फॉर्मेट होगा इसके बारे में बताना पड़ेगा? इंगेजमेंट लेटर में यस बताना पड़ेगा। तो ये कहता है रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट टू बी इशूड बाय द ऑडिटर। और हो सकता है ये जो एक्सपेक्टेड फॉर्म है ना, ये थोड़ा मॉडिफाई हो जाए, इसमें थोड़े चेंजेस आ जाए इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो ऑडिटर ना सेफ खेलता है, कहीं ना कहीं ऑडिटर सेफ खेलता है। तो ये एक स्टेटमेंट और डाल देगा दैट देयर मे बी सर्कमस्टेंसेस इन विच द रिपोर्ट मे डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड फॉर्म और कंटेंट। ये सारे सर्कमस्टेंसेस है जो आगे जाके हम अगले स्टैंडर्ड्स में कवर करेंगे। डील डन सर। तो पांचों के पांचों पॉइंट सारे बच्चे मेरे को रिकॉल कराओ। सबसे पहले आपने बोला सर क्या इसमें क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, और दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों कौन है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमने क्या कनेक्ट किया था? एप्लीकेबल FRF। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट, और हो सकता है कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जिसमें रिपोर्ट डिफरेंट हो जाए। अब इसके बाद हमने इसी टॉपिक पे एक नया एंगल पकड़ा। सर क्या? पानी के 2 घूंट लगाओ। लगा लिया सर। क्या ऐसा हो सकता है कोई लॉ रेगुलेशन है मार्केट में जो सफिशिएंट डिटेल में बता रहे कि एग्रीमेंट में क्या आना चाहिए? हाँ सर हो सकता है। तो एक बात बताओ, जब लॉ रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि क्या होना चाहिए एग्रीमेंट में, तो क्या मैं सेम चीज वापस रिकॉर्ड करूं? नहीं सर।
फिर आपको एज अ ऑडिटर उसको वापस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, बट हाँ आपको एक चीज लिखनी पड़ेगी, क्या, कि ऐसा लॉ रेगुलेशन है और जो मैनेजमेंट है वो मानती है और समझती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये इसकी एक एक्सेप्शन है। सारे के सारे बच्चे ध्यान रखना सर, क्या, अगर लॉ रेगुलेशन सफिशिएंट डिटेल में बताता है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, तो ऑडिटर बेचारा उसको वापस रिकॉर्ड नहीं करेगा, एक्सेप्ट क्या लिखेगा, वो एक फैक्ट लिखेगा कि हाँ मार्केट में एक लॉ रेगुलेशन है, प्लस वही जो मैनेजमेंट वाली लाइन थी ना कि वो मानती है, वो समझती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी साथ में जोड़ देना। डील डन, डील डन सर। फिर शुभम सर ने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। सर क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया था? मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि दो तरह के ओपिनियन होते हैं। सर क्या? अनमॉडिफाइड ओपिनियन और मॉडिफाइड ओपिनियन। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो सिंपल सी बात है, जैसी रिपोर्ट बनती है नॉर्मली वैसी बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दोगे। बट अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो फिर तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बारे में बताना पड़ेगा, रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो ये कहता है मॉडिफाइड ओपिनियन देना। अब तीन तरह के मॉडिफाइड ओपिनियन है। कौन? सनशाइन। सर ये तीन तरह के ओपिनियन क्या है, ध्यान से समझना। कहता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो हो सकता है आपको इसको लेके एविडेंस मिलाओ या ना मिलाओ। अगर एविडेंस मिला है तो चेक करना इसका इंपैक्ट क्या है, क्या इसका इंपैक्ट परवेसिव है या नहीं है। इसी तरह अगर एविडेंस नहीं मिला तो देखो जिस चीज का एविडेंस नहीं मिला क्या उसका इंपैक्ट परवेसिव नहीं है या परवेसिव है। अगर तो आपको एविडेंस मिल गया और इंपैक्ट परवेसिव है, मतलब इट इज अफेक्टिंग फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो सर ये तो बहुत खराब बात है, तो इसको बोलते हैं एडवर्स ओपिनियन। बट अगर आपको एविडेंस मिल गया या नहीं मिला और इसका इंपैक्ट परवेसिव नहीं है, मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है बट एक आध चीज में गलती है और वो मटेरियल है, तो फिर आप क्या करोगे? क्वालिफाइड ओपिनियन। बट सर अगर आपको एविडेंस नहीं मिला और इंपैक्ट परवेसिव है, क्या मैं बोल दूं इट इज एज गुड एज मुझे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एविडेंस नहीं मिला? नहीं से हाँ सर। तो अगर एविडेंस ही नहीं मिला तो कंक्लूजन किस बात का? अगर कंक्लूजन ही नहीं है तो ओपिनियन किस बात का? इसको हम बोलते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, इसी को लेके मैं ऐसे 210 के इंटरलिंकिंग करूंगा। ये कहता है सपोज मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी आप पे लिमिटेशन ऑन स्कोप लगा रहे हैं। लिमिटेशन ऑन स्कोप का देसी बात वर्जन में बात करूं तो आपको एविडेंस नहीं लेने दे रहे, और इस कदर एविडेंस नहीं लेने दे रहे कि आपको पहले से ही पता है ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले कि आप अपना ओपिनियन डिस्क्लेम कर दोगे। डिस्क्लेम मतलब आप ओपिनियन दोगे ही नहीं। तो भाई एक बात बताओ, जब आपने आगे जाके ओपिनियन देना ही नहीं, क्या आपको ऐसा ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं सर, वी शुड नॉट एक्सेप्ट सच ऑडिट, सो डोंट एक्सेप्ट सच लिमिटेड एंगेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। क्या ये मरियल बात क्लियर है? क्लियर है सर। अब सारे के सारे बच्चे पानी के 2 घूंट लगाओ, चैट बॉक्स में लिखो रेडी। मैं अब आपके साथ नेक्स्ट सेट ऑफ कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं, जल्दी से रेडी हो जाओ। ये जो डिस्क्लेमर वाली बात बताई ये आपके चार्ट में यहां पे अवेलेबल है। आ जाओ मेरे साथ, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट गो थ्रू कराता हूं, फिर मैं आपको बुक से बता दूंगा। चलो लेट्स डू इट। सबसे पहले कहता है मैनेजमेंट ने बोला है चेंज द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट आफ्टर एक्सेप्टेंस। यहां तो बिफोर एक्सेप्टेंस ही अपने नखरे दिखा रहे थे, ये कह रहे कि हो सकता है आप ऑडिट एक्सेप्ट कर लो, उसके बाद मैनेजमेंट का ऑडिट नहीं रिव्यू कराना है, ऑडिट नहीं कोई रिलेटेड सर्विस करानी, क्या ऐसा हो सकता है? आंसर इज यस, ऐसा हो सकता है। अब किन किन सर्कमस्टेंसेस में हो सकता है? तो ये कहता है क्लाइंट कैन रिक्वेस्ट द ऑडिटर टू चेंज द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन दीज सर्कमस्टेंसेस। 3 सर्कमस्टेंसेस आपको समझने हैं सर। क्या? आरसीएम। आरसीएम का क्या मतलब है? आर फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट विच इज इंपोज्ड बाय द मैनेजमेंट और सर्कमस्टेंसेस। फॉर एग्जाम्पल समझना, हमारा एक क्रेडिटर है जिसका नाम है कचरा सेठ। एंटिटी ने क्या हुआ था ना, इस क्रेडिटर से गुड्स मंगाई थी, कितने की? 5 लाख की। 3 लाख की गुड्स रिटर्न कर दी और कचरा सेठ ने बोला नो रिटर्न इज एक्सेप्टेड। अब कचरा सेठ की जो बुक्स हैं उसमें तो 5 लाख का बैलेंस आ रहा होगा कि मुझे एंटिटी से 5 लाख लेने हैं, और जो एंटिटी है वो तो कह रही है हमको कचरा सेठ को 2 लाख देने हैं। अब मैं एज अ ऑडिटर इसकी कंफर्मेशन चाहता हूं, मैं इस बैलेंस की कंफर्मेशन चाहता हूं, तो मैनेजमेंट कहती है भाई कंफर्मेशन मत भेजना, आप इसको कंफर्मेशन नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, और डिस्प्यूट चल रहा है और आप कंफर्मेशन भेजोगे तो ये हमारे केस को इंपैक्ट कर सकता है। कचरा सेठ बोलेगा कि भाई जब इनको खुद को भरोसा नहीं है अपनी बैलेंस पे तभी तो मेरे से कंफर्मेशन ले रहे हैं, तो मैनेजमेंट ऐसे केस पे आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ठीक है सर। इसके बाद मैंने आरसीएम में बोला सी फॉर चेंज इन सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग द नीड फॉर सर्विस। मैनेजमेंट कहती है हमको ऑडिट की नीड ही नहीं है। हमने कहा क्यों नीड नहीं है? तो पहले बोलते हैं कि हमें बैंक से लोन लेना था तो इसलिए ऑडिट करा रहे थे। अब जो बैंक का मैनेजर है वो कह रहा है रिव्यू भी चलेगा, तो जब रिव्यू चलेगा तो हमने कहा रिव्यू करा लो।
तो नीड ही नहीं अब ऑडिट की, तो फिर चेंज हो गए सर्कमस्टेंसेस। एंड तीसरा पॉइंट कहता है देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू द नेचर ऑफ ऑडिट ओरिजिनली रिक्वेस्टेड। तो मैनेजमेंट ने मेरे को पहले बोला था हमें ना अश्योरेंस चाहिए, अब मैनेजमेंट सोच रही थी लिमिटेड अश्योरेंस, मैंने सोचा रीजनेबल अश्योरेंस, तो देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो मैनेजमेंट कह रही है बाबू ऑडिट नहीं, हमारा रिव्यू ही करना है। तो यही 3 केसेस आपको यहां पे समझ के चलने हैं सर। क्या? एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, तो ये कह रहे हैं एग्री मत करना अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है। तो सर क्या क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं? द रिक्वेस्ट फ्रॉम द एंटिटी टू चेंज द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कैन रिजल्ट फ्रॉम 3 केसेस। RCM, आर का मतलब क्या है सर? आर का मतलब है रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप, कौन लगा रहा है? मैनेजमेंट और अदर सर्कमस्टेंसेस। सी का मतलब क्या है? चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग द नीड फॉर सर्विस। एंड एम का मतलब है मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू द नेचर ऑफ ऑडिट ओरिजिनली रिक्वेस्टेड। क्या तीनों पॉइंट्स क्लियर है? यस सर। अब सर एक बात बताओ, कब हम चेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं? जब रीजनेबल जस्टिफिकेशन है। तो रीजनेबल जस्टिफिकेशन होती कब है? इसके भी 2 केसेस हैं। तो ये कहता है जो आपने सी और एम पढ़े ना, चेंज इन सर्कमस्टेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग, ये रीजनेबल जस्टिफिकेशन है। बट जो मैनेजमेंट लिमिटेशन इंपोज करती है अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन से बचाने के लिए, वो रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है। तो ये कहता है कि चेंज मे नॉट बी रीजनेबल इफ इट रिलेट्स टू द इंफॉर्मेशन जो बहुत खराब है। जो बहुत खराब होता है उसको क्या बोलते हैं? ईयू का क्या मतलब है? इनकरेक्ट, इनकंप्लीट, अनसेटिस्फैक्टरी इंफॉर्मेशन है। तो अगर ऐसा कोई केस है, एग्जांपल ऑडिटर डेटर चेक करना चाहता है, अब डेटर को लेके एविडेंस नहीं है, तो मैनेजमेंट कहती है ऑडिट की जगह रिव्यू कर लो, लोअर एश्योरेंस दे दो। क्यों ऐसा कर रही है? क्योंकि उसको क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन से बचना है। तो ऐसे केस में आप एग्री मत करना, ऐसे केस में फिर आप एग्री नहीं करोगे। बात समझ आ गई? आ गई सर। अब सर इसके आगे ये कहता है कि सपोज आप एग्री करते हो, 2 ही केसेस हो सकते हैं, या तो अपन एग्री करेंगे या एग्री नहीं करेंगे। अगर आप एग्री करते हो तो क्या 4-5 बातों का ध्यान रखना है, समझना। ये कहता है सपोज आप एग्री कर गए, इफ द ऑडिट एंगेजमेंट इज चेंज टू अ एंगेजमेंट विद अ लोअर एश्योरेंस। लोअर एश्योरेंस मतलब ऑडिट से कम एश्योरेंस किस में होती है? लिमिटेड एश्योरेंस रिव्यू में होती है। और ऐसी कौन सी एंगेजमेंट होती है जिसमें एश्योरेंस ही नहीं होती? नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट यानी रिलेटेड सर्विस। तो जब भी आप ऑडिट से लोअर एश्योरेंस पे जाओगे, आपने 5 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कब जाएंगे हम दूसरी एंगेजमेंट पे? जब आरजे होगा। आरजे का क्या मतलब है? रीजनेबल जस्टिफिकेशन। दूसरी बात, जब मैं ऑडिट से दूसरी एंगेजमेंट पे जाऊंगा तो नया एंगेजमेंट लेटर होगा, नया कॉन्ट्रैक्ट होगा। इस नए कॉन्ट्रैक्ट को ये लोग कहते हैं ऑल्सो असेस कॉन्ट्रैक्चुअल और लीगल इंप्लीकेशन ऑफ चेंज। एंड तीसरी चीज, मेरे पास एक बच्चा आया, वो कहता है सर हमने ना ऑडिट में कुछ चीजें चेक कर रखी है, तो जो काम मैंने ऑलरेडी कर रखा है, जो वर्क मैंने ऑलरेडी परफॉर्म कर रखा है, वो भी तो आगे रेलिवेंट हो सकता है। मैंने कहा हो सकता है। जो डेटर की टेस्टिंग आपने ऑलरेडी कर रखी है, ये आपको रिव्यू और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में काम आ जाएगी, आ जाएगी। तो ये कहता है वर्क परफॉर्म टिल डेट मे बी रेलिवेंट टू द चेंज एंगेजमेंट। तो जो अब तक काम किया वो आगे भी काम आ सकता है। बट एक बात बताना, जो मैं आगे काम करूंगा, जो मैं आगे रिपोर्ट इशू करूंगा, वो किसके हिसाब से होनी चाहिए? ओल्ड एंगेजमेंट के हिसाब से या रिवाइज्ड एंगेजमेंट के हिसाब से? रिवाइज्ड एंगेजमेंट के हिसाब से। तो ये कहता है वर्क टू बी परफॉर्म्ड, रिपोर्ट टू बी इशूड शुड बी एप्रोप्रिएट टू रिवाइज्ड एंगेजमेंट। क्या चारों बातें क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। एंड 5वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट किसकी बात करता है? रिपोर्ट की बात करता है। जो आपकी रिपोर्ट है ऑन रिलेटेड सर्विस, हम रीडर्स को कंफ्यूज नहीं करना चाहते। भले ही आपने पुराने प्रोसीजर यूज करे हो, भले ही आप पहले ऑडिट करते हो, फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी जो नई रिपोर्ट है ना, उसमें कोई भी पुरानी बात नहीं करोगे, आप मूव ऑन कर जाओ। अब आप ऑडिट से मूव ऑन कर जाओ। तो ये कहता है टू अवॉइड कंफ्यूजिंग द रीडर्स, जो आपकी रिपोर्ट है ऑन रिलेटेड सर्विस, ना तो वो पुराने ऑडिट, ना वो पुराने ऑडिट प्रोसीजर के बारे में बात करेगी। बट सर इसकी एक एक्सेप्शन होती है। इसकी एक एक्सेप्शन होती है। क्या? अगर आप ऑडिट से एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में गए हो, तो फिर आपको अपने प्रोसीजर्स को मेंशन करना पड़ता है। देन इन दैट केस रेफरेंस टू द प्रोसीजर्स इज इंक्लूडेड इन रिपोर्ट। तो 100 बात की एक बात, 5 बातें आपको ध्यान रखनी जब भी आप ऑडिट से लोअर एश्योरेंस पे जाओगे। पहले तो तभी जाओगे जब आरजे का मतलब है रीजनेबल जस्टिफिकेशन। सारे बच्चे इसको बुक से कवर कर लो। आप कब जाओगे? मैंने कहा तभी जाएंगे जब क्या है? रीजनेबल जस्टिफिकेशन। देयर शुड बी अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन। सेकेंड थिंग क्या होनी चाहिए? कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल इंप्लीकेशन असेस करेंगे। जब भी आप एग्री करोगे, एग्री करने से पहले क्या असेस कर लेना लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल इंप्लीकेशन। तीसरी चीज, पुराने प्रोसीजर काम आ जाएंगे। इफ द ऑडिटर कंक्लूड आरजे है, जो वर्क परफॉर्म्ड टिल डेट मे बी रेलिवेंट टू द चेंज एंगेजमेंट। चौथी चीज, आगे का जो काम होगा, आगे की जो रिपोर्ट होगी, वो रिवाइज्ड के हिसाब से होगी। वर्क रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड, रिपोर्ट दैट विल बी इशूड विल बी एज पर द रिवाइज्ड एंगेजमेंट। एंड 5वीं बात, मूव ऑन कर जाओ। 5वीं बात है मूव ऑन कर जाओ। रीडर्स को कंफ्यूज ना करने के लिए अपन क्या करेंगे? जो भी रिपोर्ट है ऑन रिलेटेड सर्विस, ना तो वो ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट की बात करेगी, ना वो आपके पुराने प्रोसीजर्स की बात करेगी। एक्सेप्शन क्या है?
एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। अगर आपने एग्रीड अपॉन प्रोसीजर अंडरटेक किया है तो फिर आप अपने प्रोसीजर्स के बारे में बात करके चल सकते हो। पांचों बातें समझ आ गई? नहीं आ गई? आ गई सर। अब सर जब भी आपका नया एंगेजमेंट होगा तो आप उसके लिए एक नया एंगेजमेंट लेटर रिटर्न में बना के चलोगे। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि यहां पे तो वो था कि ऑडिटर मान गया, ऑडिटर मान गया, चलो नई एंगेजमेंट पे चलते हैं। बट ऐसा भी तो हो सकता है ऑडिटर ना माने, उसको लगता है आरजे है ही नहीं, उसको लगता है रीजनेबल जस्टिफिकेशन है ही नहीं। सो अगर ऑडिटर को लगता है वो एग्री नहीं कर पा रहा विद द मैनेजमेंट और मैनेजमेंट भी कंटिन्यू नहीं करने दे रही, तो बेचारा निकलेगा, बेचारा एंगेजमेंट छोड़ के विड्रॉ करेगा। तो ही विल विड्रॉ इफ पॉसिबल एज पर द लॉ रेगुलेशन। सिर्फ विड्रॉ नहीं करेगा, चिल्ला चिल्ला के जाएगा, चिल्ला चिल्ला के जाएगा, सबको बता के जाएगा। सर अब ये कौन लोग हैं जिनको बता के जाएगा? एक तो जिन्होंने इसको अपॉइंट किया था यानी द ओनर्स, दूसरा मैनेजमेंट के साथ कौन बैठी होती है टीसीडब्ल्यूजी, उसको भी बता देगा। और एक बात और लॉ वाले टीचर ने सिखाया था, जब भी ऑडिटर रिजाइन करता है ही फाइल्स ADT3 आई गॉट फ्री विद द कंपनी विद द ROC विद इन 3 for 30 days। तो ये रेगुलेटर को भी बता के जाएगा। तो किसी ने बोला था आरटीओ को बता के जाएगा, अपन रास्ते में जाते तो आरटीओ आता है ना, आरटीओ को बता के जाएगा। रेगुलेटर, टी से टीसीडब्ल्यूजी और ओ से ओनर्स वगैरह को बता के जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा पूरा टॉपिक मैंने आपको बताया, इसकी एक शॉर्ट समरी भी यहां पे दे रखी है, फटाफट एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं वापस। रिवीजन के अंदर रिवीजन, कौन से सर्कमस्टेंसेस में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज हो सकती है? आरसीएम। आरसीएम का मतलब है रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप, चेंज इन सर्कमस्टेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग, वेरी इजी। अब इसमें आपने देखना है रीजनेबल जस्टिफिकेशन है या नहीं। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है मतलब ये सीएम वाला केस है, चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस और मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, ये कब नहीं होती? जब रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप मैनेजमेंट लगा रही है, डेटर वाला केस, कि डेटर का एविडेंस नहीं मिला तो उन्होंने कहा ऑडिट की जगह रिव्यू कर दो ताकि क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ना लगे। ठीक है सर। अब एक बात बताओ, रीजनेबल जस्टिफिकेशन मान लो है, आपने चेंज कर लिया, तो 5 चीजें क्या करनी थी? बड़ा सिंपल था, चेंज तभी करेंगे जब आरजे होगा, नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेंगे, लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल इंप्लीकेशन, पुराने प्रोसीजर को वापस यूज कर सकते हैं यानी ऑडिट प्रोसीजर्स में भी रेलिवेंट। फोर्थ पॉइंट, जो भी न्यू प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, न्यू रिपोर्ट होगी, विल बी एज पर रिवाइज्ड एंगेजमेंट। एंड फिफ्थ पॉइंट वाज रिलेटेड टू योर रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट है ऑन रिलेटेड सर्विस वो पुराने ऑडिट और पुराने ऑडिट प्रोसीजर्स को रेफर नहीं करेगी अनलेस इट इज एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। अगर आप एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में मूव करके गए हो तो वो ऑडिट प्रोसीजर्स को रेफर कर सकती है। अब अगर आपको आरजे नहीं मिला और आपको मैनेजमेंट कंटिन्यू भी नहीं करने दे रही, ना तो आप दूसरी एंगेजमेंट पे जाना चाहते हो, ना आपको मैनेजमेंट ऑडिट के साथ कंटिन्यू करने दे रही है, तो विड्रॉ करेंगे। और विड्रॉ करके किसको बताएंगे? आरटीओ को। आरटीओ का क्या मतलब था सर? आरटीओ का मतलब है रेगुलेटर, टीसीडब्ल्यूजी एंड ओनर्स, इन सबको हम बता के चलेंगे। सारे बच्चे मुझे बता दो, यहां तक जितने भी टॉपिक शुभम सर ने बताए क्या एकदम क्रिस्टल क्लियर है? प्लीज टेल मी, आरटीओ वाली बात भी एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है? क्लियर है सर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस ऐसे, जो बात करता है किसकी? रिकरिंग एंगेजमेंट की। रिकरिंग एंगेजमेंट का क्या मतलब है? दैट इज द ऑडिट परफॉर्म्ड ओवर द ईयर। फॉर एग्जांपल, आप ऑडिटर हो, 23-24 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके लिए आपने एंगेजमेंट लेटर साइन करवाया था मैनेजमेंट से, नया नया बना के। ठीक है सर। अब 24-25 में भी आप ऑडिटर हो, तो क्या नया एंगेजमेंट लेटर लाना पड़ेगा? इसका ना तो आंसर हाँ है ना। इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स। अगर ये फैक्टर होंगे तो फिर आपको अपना एंगेजमेंट लेटर रिवाइज करना है। तो सर बड़े सिंपल फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो एंगेजमेंट लेटर के जो कंटेंट होते हैं ना, उससे रिलेटेड फैक्टर। एंगेजमेंट लेटर के कंटेंट में 5 चीजें क्या आती थी? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को किससे कनेक्ट किया था? एप्लीकेबल एफआरएफ। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट। तो ये कहता है अगर एंटिटी मिसअंडरस्टैंड करती है किसको? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप यानी पहला कंटेंट, तो फिर नया एंगेजमेंट लेटर लाओ। भाई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो वापस उनको बताना पड़ेगा कि ये एंगेजमेंट की टर्म्स हैं। या फिर ये कहता है जो बाकी एंगेजमेंट लेटर में पॉइंट्स थे ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, एफआरएफ या फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट, ये बदल गए हैं। तो अगर रिवाइज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है तो भी एंगेजमेंट लेटर रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये तो एंगेजमेंट लेटर वाले पॉइंट हो गए। फिर अगला पॉइंट है आपके धंधे से रिलेटेड। अगर लगता है एंटिटी का धंधा ही बदल गया, देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, तो फिर नया एंगेजमेंट लेटर आएगा। या फिर धंधे के जो ओनर हैं या धंधा चलाने वाले बदल गए। धंधे के ओनर यानी सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे जैसा कोई बंदा जिसने 2 शेयर ले रखे रिलायंस के, उसने शेयर बेच दिए तो आप बोलो नहीं ओनरशिप चेंज हो गई। नहीं, अगर सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप है तभी होगा। सिमिलरली अगर चेंज है किसमें? सीनियर मैनेजमेंट में। कोई जूनियर मैनेजर, कोई जूनियर इंप्लॉय इधर उधर हो गया, तुमने बोला नया एंगेजमेंट लेटर एंटर करके, नहीं। इफ देयर इज अ रीसेंट चेंज इन द सीनियर मैनेजमेंट तो फिर नया एंगेजमेंट लेटर आएगा। तो धंधे वाले 3 पॉइंट याद रखना, धंधा बदल गया, धंधा चलाने वाले बदल गए, धंधे के ओनर बदल गए। फिर आता है आखिरी में लीगल और एफआरएफ वाले पॉइंट। अगर लॉ चेंज हो गया,
जिस जो ऑडिट को गवर्न करता है, तो ऑब्वियस सी बात है एंगेजमेंट लेटर चेंज होगा इफ देयर इज अ चेंज इन द लॉ रेगुलेशन। जनरली ऐसे लॉ बार बार चेंज होता नहीं है। या फिर जिस एफआरएफ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने वो चेंज हो गया, कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया, या फिर ऑडिटर की कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। जैसे पहले ना कारो 2016 होता था, अब कारो 2020 है। ये भी अगर अपन डिटेल में कवर करेंगे आगे के सेशन में कारो क्या होता है। तो अगर इस तरह से रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट वगैरह चेंज हो जाती है तो फिर क्या होगा, आपको अपना एंगेजमेंट लेटर रिवाइज करना पड़ेगा। तो लास्ट बार एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं 5 से 6 पॉइंट जहां पे आप अपना एंगेजमेंट लेटर रिवाइज करोगे। सबसे पहले आपके कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर वाले पॉइंट, कि जो पहला पॉइंट होता है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, इसको लेकर एंटिटी मिसअंडरस्टैंडिंग करती है। बाकी जो कंटेंट्स हैं उनमें रिवीजन हो गया, ठीक है सर। फिर धंधे वाले पॉइंट, धंधा बदल गया, धंधा चलाने वाले बदल गए, धंधे के ओनर बदल गए। सिग्निफिकेंट चेंज इन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, सिग्निफिकेंट चेंज इन द ओनरशिप और रीसेंट चेंज इन द सीनियर मैनेजमेंट। एंड आखिरी में आएंगे लीगल वाले पॉइंट, लीगल, एफआरएफ और ऑडिटर की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। या तो लॉ चेंज हो गया, या एफआरएफ चेंज हो गया, या फिर ऑडिटर की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। तो मित्रों यहां आपकी एकदम बढ़िया वाली रिवीजन ऑफ एसए 210 गेट्स डन 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 डन। आई होप आपको काफी मजा आया होगा। इफ यू फेल्ट इट वेरी अमेजिंग, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस, वीडियो को लाइक करते हुए चलें, और हाँ, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अब हम आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। लगे रहो मित्रों, लगे रहो।